सिस्टम से संबंधित बहुत सी महत्वपूर्ण बातों की चर्चा हम लोग इस क्लास में करने वाले हैं, तो देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए, हम अगर ये कहें कि ये हमारा पूरा यूनिवर्स है, ठीक है, एक सेकेंड, जैसे अगर हम ये कहें कि हमारा ये एक पूरा यूनिवर्स है, ठीक है, यानी कि हमारा ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड से संबंधित जितने भी उत्पत्ति के सिद्धांत है, द्वैतवादी अद्वैतवादी, इन सभी चीज़ों की, सभी सिद्धांतों की चर्चा इस क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं, कुछ ऐसी चीज़ों की, ठीक है, जो जानकारी से भरपूर है और जहाँ से क्वेश्चन आता है तो प्रायः विद्यार्थी गलत कर जाते हैं। तो इस तरीके से मैं पढ़ाने की कोशिश करूंगा कि आप यहाँ से अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसको गलत नहीं करेंगे। ठीक है, देखिए, अगर हम इसको अपना एक पूरा ब्रह्मांड मान लें, सौर मंडल मान लें, बिग बैंग थियरी कहती है कि हमारे ब्रह्मांडल का, सौर मंडल का निर्माण जो है हमारे ब्रह्मांड का, यूनिवर्स का, एक छोटे से पार्टिकल से हुआ है जिसका टेम्परेचर और प्रेशर बहुत ज़्यादा था। ठीक है, जॉर्ज लेमेटर की वो थियरी बताती है हमको। तो हम यहाँ पर बात करने वाले हैं सोलर सिस्टम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की। अब यदि इन तथ्यों में हम बात करें यदि, तो हम ये देखते हैं कि हमारा जो यूनिवर्स है ना, वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, और हमारे यूनिवर्स में बहुत सारी गैलेक्सीज हैं। ठीक है, हमारे यूनिवर्स में बहुत सारी गैलेक्सीज हैं। जिस गैलेक्सी में हमारा सौर मंडल है ना, जिस गैलेक्सी में हमारा सोलर सिस्टम है, उस गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे। ठीक है, उस गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे। इसको कहते हैं हिंदी में मंदाकिनी। ठीक है, मंदाकिनी गैलेक्सी में हमारा सोलर सिस्टम मौजूद है। ठीक है, मिल्की वे में मौजूद है। क्लियर, मिल्की वे एक गैलेक्सी है। अच्छा, गैलेक्सी होती क्या है? देखिए, गैलेक्सी यानी कि इसको कहते हैं आकाश गंगा। आकाश गंगा, ठीक है, हमारे ब्रह्मांड में बहुत सी आकाश गंगाएं मौजूद हैं और इस तरह की 100 अरब से ज़्यादा, ठीक है, एक आकाश गंगा में तारे होते हैं। एक आकाश गंगा में 100 अरब से ज़्यादा तारे होते हैं, ऐसा माना जाता है। जैसे हमारी जो गैलेक्सी है मिल्की वे ना, जैसे हमारी गैलेक्सी क्या है, मिल्की वे, हमारी गैलेक्सी स्पाइरल है। हमारी गैलेक्सी क्या है, जैसे हमारी ये गैलेक्सी अगर मान लें तो हमारी गैलेक्सी क्या है, स्पाइरल है। ठीक है, अब गैलेक्सियों की अगर हम टाइप की बात करें तो गैलेक्सियां कुल 3 प्रकार की होती है। यहाँ से क्वेश्चन आता है, समझिएगा, गैलेक्सी कुल 3 टाइप की होती है। पहला स्पाइरल, ठीक है, दूसरी गैलेक्सी होती है इर्रेगुलर, ठीक है, और इसका जो तीसरा टाइप होता है वो होता है इलिप्टिकल। ठीक है, इलिप्टिकल है ना, स्पाइरल यानी कि सर्पिलाकार, इर्रेगुलर यानी कि अनियमित, और इलिप्टिकल का मतलब होता है दीर्घवृत्ताकार। दीर्घवृत्ताकार, ये कुछ गैलेक्सियों के प्रकार है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, हमारी जो गैलेक्सी है मिल्की वे, ठीक है, मंदाकिनी, वह स्पाइरल है, सर्पिलाकार है। इन गैलेक्सियों की विशेषता क्या होती है, समझिएगा। देखिए, इन गैलेक्सियों की विशेषता ये होती है, जो सबसे पहले अनियमित की बात करेंगे, इर्रेगुलर की बात करेंगे। जो इर्रेगुलर गैलेक्सी होती है, यानी कि जो गैलेक्सी अनियमित होती है, जिसका आकार अनियमित होता है, ठीक है, उसमें नए तारे होते हैं। ये अधिकतर नए तारों को जन्म देती है, अधिकतर नए तारे होते हैं। और जो गैलेक्सी इलिप्टिकल होती है, दीर्घवृत्ताकार होती है, उसमें अधिकतर पुराने तारे होते हैं। ठीक है, पुराने तारे यानी कि ओल्ड स्टार होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन ये पूछता है कि इन तीनों में से कौन सी गैलेक्सी ऐसी है जिसमें नए तारों का जन्म नहीं होता। यह माना जाता है कि नए तारों का जन्म नहीं होता, उस गैलेक्सी में पुराने तारे होते हैं। तो उस गैलेक्सी का नाम है इलिप्टिकल गैलेक्सी। ठीक है, वह प्रकार कौन सी होगा, इलिप्टिकल होगा। ठीक है, वह ऐसी आकाशगंगा इलिप्टिकल होगी। अनियमित इरेगुलर वाले में नए तारे अधिकांशतः होते हैं, और स्पाइरल में सर्पिलाकार में नए और पुराने दोनों तारे होते हैं, यानी कि गैलेक्सियों का आकार भी बदलता रहता है। ठीक है, अब बात समझिए ध्यान से, कोई जरूरी नहीं है कि गैलेक्सियों में सिर्फ पुराने तारे ही हों या गैलेक्सियों में नए तारे न बने, ऐसा नहीं होता है। तो होता क्या है, आइए समझते हैं। देखिए, किसी भी गैलेक्सी के ना तीन, ये हमारा पूरा क्या हो गया, यूनिवर्स हो गया। ठीक है,
और इस यूनिवर्स में कई गैलेक्सियां हैं, जिसमें से जो हमारी गैलेक्सी है स्पाइरल, इस गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे। ठीक है, मिल्की वे, मिल्की वे हमारी गैलेक्सी हो गई। ठीक है, ये हमारी गैलेक्सी क्या है, स्पाइरल गैलेक्सी है। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा कि हमारी गैलेक्सी के जो बगल वाली गैलेक्सी है, जैसे मान लीजिए कि ये गैलेक्सी हो गई, ये भी स्पाइरल है, इसका नाम क्या है, एंड्रोमीडा। हमारी बगल वाली गैलेक्सी का नाम एंड्रोमीडा है। ठीक है, यानी इसको देवयानी भी कहते हैं, देवयानी। ठीक है, एंड्रोमेडा गैलेक्सी को हिंदी में देवयानी कहते हैं। तो पूरा यूनिवर्स हो गया, पूरा ब्रह्मांड हो गया, उस ब्रह्मांड में कई बहुत सारी है ना, हजारों सैकड़ों लाखों करोड़ों गैलेक्सियां हैं। उसमें से जो हमारी गैलेक्सी है वो है मिल्की वे। और एक गैलेक्सी में 100 अरब से ज्यादा तारे होते हैं, समझिएगा, एक गैलेक्सी में 100 अरब से ज्यादा तारे होते हैं। फिर हमारा जो तारा है ना, हमारा जो तारा है वो कहीं यहाँ पर है। जैसे अपनी गैलेक्सी को अगर हम बनाएं कुछ इस तरीके से, हमारी गैलेक्सी है, तो हमारी गैलेक्सी में जो हमारा सूर्य है वो कुछ यहाँ पर है। ठीक है, सूर्य यहाँ पर है, ध्यान दीजिएगा, सूर्य यहाँ पर है। ठीक है, बिल्कुल ध्यान देना है। गैलेक्सियों के कुल मिला जुला करके जो आकाशगंगाएं होती हैं ना, उनको, उनके 3 रिंग होते हैं, उनके 3 भाग होते हैं। ठीक है, कौन से भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। हमारे आकाशगंगाओं के कुल मिला जुला करके 3 भाग होते हैं। ठीक है, ये प्रथम भाग हो गया, ये दूसरा और ये तीसरा, यानी कि आकाशगंगाओं के कुल 3 भाग होते हैं। ठीक ना, ध्यान दीजिए, जो सबसे लास्ट तीसरा होता है ना, ठीक है, तीसरे रिंग में, गैलेक्सी के तीसरे प्रकार में, तीसरे भाग में, ठीक है, नए तारों का जन्म होता है, नए तारों का जन्म होता है, यानी कि भ्रूण तारे इसमें पाए जाते हैं, इसमें होते हैं भ्रूण तारे। ठीक है, नए तारे होते हैं, भ्रूण तारे होते हैं। अभी हमारा जो सूर्य है वो नया तो है नहीं, तो हमारा जो सूर्य है वो हमारी गैलेक्सी के सेकंड वाले रिंग में है। ठीक है ना, सेकंड वाले रिंग में है। एक तारा है हमारे बगल का। ठीक है, देखिए हमारा ये सूर्य हो गया, सूर्य हमारा एक तारा है, सन हमारा क्या है, स्टार है, हमने अपने स्टार का नाम सन रखा हुआ है। इसी तरीके से सन से आगे वाला जो तारा है, ठीक है, सन से आगे वाला जो तारा है 4.2 प्रकाश वर्ष दूर है, प्रकाश वर्ष दूर है, उसका नाम है प्रॉक्सिमा सेंचुरी, प्रॉक्सिमा सेंचुरी। ठीक है, ये दूर वाला तारा है। ठीक है, सूर्य से कुछ दूर है, प्रॉक्सिमा सेंचुरी। ठीक है, प्रॉक्सिमा सेंचुरी, पीसी। ठीक है, यह सूर्य से कुछ दूर है, कितना दूर है, 4.2 प्रकाश वर्ष दूर है। ध्यान दीजिएगा, प्रकाश वर्ष क्या होता है। देखिए, प्रकाश की गति हमेशा एक समान होती है, प्रकाश की गति कम या तेज स्पीड में नहीं होती, प्रकाश की गति हमेशा एक समान होती है। तो एक वर्ष में, एक वर्ष में प्रकाश जितना दूरी कवर कर लेता है ब्रह्मांड में, है ना, स्पेस में, निर्वात में, वैक्यूम में, एक वर्ष में सनलाइट जितनी डिस्टेंस कवर करती है उसको कहते हैं एक प्रकाश वर्ष। ठीक है, 1 लाइट ईयर, 1 लाइट ईयर कहते हैं, एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो इस तरीके से प्रॉक्सिमा सेंचुरी सूर्य से 4.2 प्रकाश वर्ष, 4.2 लाइट ईयर दूर है। इससे दूर और है लगभग 8.2 लाइट ईयर, वो है डॉग स्टार, डॉग स्टार। ठीक है, या उसको कहते हैं साइरस, इसी को कहते हैं साइरस, वो 8.2 लाइट ईयर दूर है। अब क्वेश्चन देखिए कहां से पूछता है, क्वेश्चन पूछ देता है, बताइए पृथ्वी से निकटतम तारा कौन सा है। तो भाई सूर्य ना होगा, हमारे यहाँ ये क्या है, पृथ्वी है, तो पृथ्वी से निकटतम तारा हमारा क्या होगा, सूर्य होगा। और बच्चे क्या करते हैं, ऑप्शन में प्रॉक्सिमा सेंचुरी दिया होता है, प्रॉक्सिमा सेंचुरी मार के चले आते हैं। हमने अपने तारे का नाम सूर्य रखा है, सूर्य भी एक तारा है, तो जब क्वेश्चन पूछता है कि पृथ्वी का निकटतम तारा कौन है, तो सूर्य होगा। ठीक है, जब क्वेश्चन ये पूछे कि सूर्य के निकटतम तारा कौन सा है, यानी कि हमारे सौरमंडल के निकटतम अन्य तारा कौन सा है, तो वो है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। क्लियर हो गया। तारे सिंगल भी पाए जाते हैं और युग्म में भी पाए जाते हैं, तो जो युग्म में पाए जाते हैं उनको बाइनरी स्टार कहते हैं। तो हमारे सूर्य का कोई युग्म नहीं है, लेकिन बाद में चल के अमेरिका के विद्वानों ने खोजा है, क्या खोजा है, कि जब हमारे सूर्य का जन्म हुआ था तो सूर्य के साथ ही एक और तारे का जन्म हुआ था, जिसको नाम दिया गया है नेमेसिस,
ठीक है, जिसको नाम दिया गया है नेमेसिस। तो इतना आपको कंफर्म होना चाहिए। ठीक है, हमारे सूर्य का जो साथी तारा था कभी कहीं पर है वो, उसको नाम दिया गया है नेमेसिस। ध्यान में रखिएगा इन चीजों को। क्लियर। तो अब हम बात करते हैं आगे। हम बात कर रहे थे अपनी गैलेक्सी के बारे में। ठीक है, देखिए एक चीज, कुछ मेघ पाए जाते हैं। ठीक है, आकाश गंगाओं में, जैसे अगर हम बात करेंगे हमारे गैलेक्सी आकाश गंगा में, तो कुछ जैसे कि बृहद मैग्लेनिक मेघ, लघु मैग्नेलिक मेघ, अर्सा माइनर, ड्रैको सिस्टम, ये सब कुछ आकाश गंगाओं के नाम है। लेकिन ना एक क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन क्या पूछता है कि मैग्लेनिक मेघ कहाँ पाए जाते हैं, मैग्लेनिक मेघ कहाँ पाए जाते हैं। तो कुछ ऑप्शन दिया रहेगा, यदि ऑप्शन दे दे कि ब्रह्मांड में, तो ब्रह्मांड आप करिएगा, ठीक है, सही है। लेकिन यदि ऑप्शन दे दे कि आकाश गंगा में मैग्लेनिक मेघ पाए जाते हैं, तो आकाश गंगा को बिल्कुल आप लगा करके आइएगा। ठीक है, इसका पूरा नाम है मैग्लेनिक मेघ, मैग्लेनिक मेघ। ठीक है, मैग्लेनिक मेघ आकाश, जैसे हमारी मिल्की वे आकाश गंगा है, तो इसमें जो है कि यहाँ पर मैग्लेनिक मेघ, लघु मैग्लेनिक मेघ पाए जाते हैं। जैसे साइरस है, साइरस प्रथम भुजा में पाया जाता है। ठीक है, यानी कि प्रथम रिंग में पाया जाता है। ठीक है, उसी तरीके से जो प्रॉक्सिमा सेंचुरी है ये भी इसमें पाया जाता है। तो इस तरीके से हमने आपको गैलेक्सी की जो संरचना है, वो जो चीजें हैं, हमने उसको बता दिया है। क्लियर है। तो उम्मीद है कि इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, अब कुछ आगे की चर्चा हम लोग करेंगे यहाँ पर। जैसे कि अगर कई गैलेक्सियों का कुछ समूह है, भारतीय विद्वानों ने इन चीजों को खोजा है कि कुछ गैलेक्सियों का जो समूह होता है, ठीक है, कुछ गैलेक्सीज को अगर हम एक साथ मिला दें, जिसमें लगभग 40 से 43 गैलेक्सियां आती हैं, ठीक है, तो उसको कहते हैं क्लस्टर। गैलेक्सियों के समूह को क्लस्टर कहते हैं, गैलेक्सियों के समूह को क्लस्टर कहा जाता है। ठीक है, गैलेक्सी जो होती है ना, गैलेक्सी के समूह को क्लस्टर कहते हैं। क्लियर है। तो ये चीज आप याद रखिएगा। एक नए सुपर क्लस्टर की खोज की गई है। ठीक है, अच्छा, एक क्लस्टर की अगर हम बात करेंगे ना, एक क्लस्टर में एक सेकेंड देखिए, अगर हम जैसे भारतीय विद्वानों ने जो खोजा है वो सुपर क्लस्टर खोजा है। ठीक है, और हम जो उस सुपर क्लस्टर का नाम रखा गया है सरस्वती। ठीक है, नोट करिएगा, भारतीय वैज्ञानिकों ने जो खोजा है वो सुपर क्लस्टर खोजा है, और सुपर क्लस्टर का नाम है सरस्वती, और सुपर क्लस्टर 43 या 40 से ज्यादा होता है। ठीक है, अब एक ध्यान रखिएगा कि ऐसे 40 से 43 सुपर क्लस्टर हैं। 40 से 43 क्या है, सुपर क्लस्टर हैं। ठीक है, ये मेंशन कर लीजिएगा, सुपर क्लस्टर हैं। और एक क्लस्टर में 1000 से ज्यादा गैलेक्सियां होती हैं। केवल एक क्लस्टर की बात करेंगे तो एक क्लस्टर में 1000 प्लस 1000 से ज्यादा गैलेक्सीज होती हैं एक क्लस्टर में। और 30-40 सुपर क्लस्टर मिला के, 43 सुपर क्लस्टर मिला करके क्लस्टर को मिला करके एक सुपर क्लस्टर बनाया जाता है। ठीक है, मतलब 1000 प्लस से सुपर क्लस्टर होता है। ठीक है, और एक क्लस्टर में क्या होता है, कई सारी गैलेक्सियां होती हैं। ठीक ना, और सुपर क्लस्टर में इतना होता है। जो हमारे सुपर क्लस्टर जो खोजा गया है उसका नाम है सरस्वती। ठीक है, तो प्रश्न ये उठता है कि हमारी जो गैलेक्सी है वो किस क्लस्टर का भाग है, हमारी जो गैलेक्सी है वो किस क्लस्टर का भाग है। तो क्वेश्चन पूछता है, इसको नोट कर लीजिए कि हमारी जो गैलेक्सी है ना वो लानियाका सुपर क्लस्टर का भाग है, सुपर क्लस्टर का भाग है। ठीक है, हमारी गैलेक्सी लानियाका सुपर क्लस्टर का भाग है, यानी कि हमारी गैलेक्सी किसमें है, लानियाका सुपर क्लस्टर में है। तो ये चीज आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ लेना है। क्लियर है। चलिए, अब थोड़ा सा इसको मिटा करके हम सूर्य की संरचना को बता देते हैं तो क्लियर हो जाएगा। अब हम एक तारे की जीवन साइकिल की बात करेंगे। ठीक है, किसकी बात करने वाले, लाइफ ऑफ अ स्टार, लाइफ ऑफ ए स्टार। ठीक है, तारे का जीवन काल की बात करने वाले हैं। जैसे देखिए, जब तारों का जन्म किससे होता है, निहारिका से होता है। तारों का जन्म किससे होता है, निहारिका से होता है, नेबुला से होता है। निहारिका क्या होती है, धूल कण गैसों के बादल होते हैं। ठीक है, गैसों और धूल कणों के बादल होते हैं निहारिका, और निहारिका से तारों का जन्म होता है। ठीक है, तो तारे जिस निहारिका से जन्म लेते हैं
यानी कि भ्रूण में जब होते हैं, ठीक है, तो तारे जब भ्रूण में होते हैं तो उनको बोलते हैं प्रोटोस्टार, उनको बोलते हैं प्रोटोस्टार। जैसे हमारे सूर्य का जन्म भी इसी तरीके से हुआ होगा, है ना। तो तारे जब निहारिकाओं के भ्रूण में होते हैं तो इनको बोलते हैं प्रोटोस्टार, ठीक है। अब प्रोटोस्टार से फिर बनता है तारा, यानी कि स्टार बनते हैं, ठीक है। तो एक बन जाता है तारा, ठीक है। तारों में ईंधन होता है, ठीक है, हाइड्रोजन प्लस हीलियम होता है, ठीक है, हाइड्रोजन और हीलियम होता है, जिसमें से हाइड्रोजन 78% होता है और बाकी जो कुछ बचता है लगभग 28% हीलियम होता है, 78% हाइड्रोजन होता है और बाकी जो बचा वो कुछ अन्य एलिमेंट्स होते हैं, कुछ अन्य तत्व होते हैं, ठीक है। तो ये तारों की संरचना हो गई। तारों में जब ईंधन बहुत ज्यादा होता है तो जब हाईली फ्यूलेबल होते हैं, ये हाईली इनफ्लेमेबल होते हैं, तो इनका जो रंग होता है वो नीला होता है, ठीक है। नीले के बाद ये होते हैं नारंगी, ठीक है, नारंगी के बाद पीले होते हैं, पीला के बाद लाल होता है, इनका कलर होता है। यानी कि जैसे जैसे, ठीक है, ध्यान दीजिए, जैसे जैसे तारों में ईंधन खत्म होता है इनका कलर भी चेंज होने लगता है। जैसे जैसे तारों का कलर खत्म होता है इनमें चेंज आने लगता है। जैसे हमारे वर्तमान सूर्य का कलर इस समय क्या है, नारंगी है, यानी कि हमारा सूर्य अभी युवा अवस्था में है, हमारा सूर्य अभी क्या है, युवा अवस्था में है, हमारे सूर्य का कलर नारंगी है, ऑरेंज है, ठीक है। तो क्या होगा कि यदि इसमें का ईंधन खत्म हो जाए, देखिए अगर तारों का ईंधन बिल्कुल खत्म हो जाता है, ठीक है, तो ये तारा न रह करके इनमें दो कंडीशन होती है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जब इसमें ईंधन बिल्कुल खत्म हो जाएगा तो ये तारे हो जाते हैं लाल, और ऐसे तारों को कहते हैं लाल दानव, रेड जाइंट, ठीक है, रेड जाइंट कहते हैं इनको, लाल दानव कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, लाल दानव ऐसे ही नहीं बन जाते हैं, ठीक है। जब इनमें इन तारों का जब ईंधन खत्म होता है तो ये तारे लाल दानव बन जाते हैं, और जैसे ही ये तारे लाल दानव बनते हैं इनमें विस्फोट हो जाता है। जब ईंधन खत्म हो जाता है ना, आदमी के पास जब पैसा रुपया खत्म हो जाएगा, संपत्ति बहुत सी चीजें ज्यादा आ जाएंगी, या संपत्ति एकदम नहीं रहेगा, खत्म हो जाएगा, तो उस समय वो लाल पीला बिल्कुल हो जाता है ना, बिल्कुल परेशान हो जाएगा। तो कुछ तारे, कुछ लोग होते हैं क्या करते हैं भाई, ये सब कुछ अगर खत्म हो गया तो संत आदमी हो जाते हैं, जा करके चुपचाप कोने में बैठ के तपस्या में लीन हो जाएंगे। कुछ लोगों के पास अगर पैसा रुपया खत्म हो गया तो बहुत ज्यादा परेशान हो जाएंगे और एकदम लगेगा कि ब्लास्ट करने वाले हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है, देखिए अगर बिल्कुल खत्म हो गया तो साइज इनका छोटा हो जाएगा और ये बन जाएंगे व्हाइट ड्वार्फ, व्हाइट ड्वार्फ यानी कि श्वेत वामन, ये बनते हैं श्वेत वामन, ठीक है। ईंधन खत्म हो जाता है तो यहां से ये फिर चुपचाप श्वेत वामन बन जाते हैं, और ज्यादा खत्म हो गया बिल्कुल तो ये कृष्ण वामन बन जाते हैं, कृष्ण वामन, यानी कि ब्लैक ड्वार्फ हो जाता है, ठीक है। और ये चुपचाप जाकर के अंतरिक्ष में विलीन हो जाएंगे, मर जाते हैं, इनको मृत तारा कहते हैं, मृत तारा, ठीक है। ये चुपचाप मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, कहानी इनकी खत्म हो जाएगी। दूसरी बात, यदि इनका साइज बड़ा हो जाता है, अगर ये साइज में बड़े हो गए, बड़ा हो गया, ठीक है, तो इसमें होता है सुपरनोवा विस्फोट। यदि इसमें हो गया सुपरनोवा, देखिए सुपरनोवा विस्फोट होता है लाल दानों में ही है, रेड जायंट में ही है। जो बीच वाला भाग बचता है अगर वो छोटा बच गया तो व्हाइट ड्वार्फ हो जाता है, अगर वो बड़ा बचा यहाँ होता है सुपरनोवा एक्सप्लोजन, सुपरनोवा एक्सप्लोजन होता है, ठीक है। यानी कि इसको बोलते हैं अभिनव तारा, अभिनव तारा, समझ लीजिएगा इस चीज को, इसको बोलते हैं अभिनव तारा, ठीक है। ध्यान दीजिए कि जब लाल दानव रेड जायंट में जब एक्सप्लोजन होता है और उसका केंद्रीय भाग, सेंटर वाला भाग बिल्कुल छोटा रह जाता है तो उसमें एनर्जी बिल्कुल नहीं होती है, ठीक है, वो चुपचाप व्हाइट हो जाएगा। उसके बाद में जैसे ये कलर है ना, पहले नीला, नारंगी, पीला, लाल, और उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, व्हाइट, ठीक है, सफेद, उसके बाद वो हो गया सफेद, और उसके बाद ईंधन पूरा खत्म हो जाएगा, वो तारा मर जाएगा। दूसरा होता है ना बड़ा, ठीक है, बड़ा,
तो सुपरनोवा एक्सप्लोजन से होता क्या है ना कि जब उसका केंद्रीय भाग बड़ा रह जाता है, ठीक है, तो बहुत धमाका करता है, पूरी तरीके से एकदम धमाका करता है, एक्सप्लोजन होता है, बहुत बड़े पैमाने पर उसमें एक्सप्लोजन होता है। तो एक्सप्लोजन के बाद जो उसका सेंटर वाला भाग बचता है, ठीक है, ये पूरा क्या हो गया, एक्सप्लाइट हो गया। तो इसमें से जो सेंटर वाला भाग बचा, इसको बोलते हैं ना सुपरनोवा, अभिनव तारा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, जब ये एक्सप्लोजन होता है तो इसके बाहरी भाग से बहुत सारे धूल कण गैसें निकलती हैं, इसके बाहरी भाग से धूल कण और गैसें भारी मात्रा में निकलती हैं, यानी कि फिर से एक नेबुला का जन्म होता है, फिर से निहारिका बनती है, ठीक है, और उस निहारिका से फिर से तारे बन सकते हैं, उसमें से फिर से नए तारों का जन्म हो सकता है, क्योंकि निहारिकाएं क्या करती हैं, तारों को जन्म देती हैं, ठीक है। जो केंद्रीय भाग इसका बचता है, केंद्रीय भाग, ठीक है, जब इसका केंद्रीय भाग जो बचता है उसको कहते हैं न्यूट्रॉन तारा, न्यूट्रॉन तारा। यह बहुत तेजी से रेडिएशन निकालता है और बहुत तेजी से चमकता है, इसकी घूर्णन गति बहुत तेज होती है, तो इसी को पल्सर नाम भी दिया जाता है, ठीक है, इसी को पल्सर नाम भी दिया जाता है। क्लियर है? अगर ये नहीं बना तो फिर ये सीधे बन जाता है ब्लैक होल, ठीक है, ब्लैक होल, ठीक है, ब्लैक होल बन जाता है। और इसका कुछ भाग हो जाता है क्या, क्वेसर, कुछ भागों को क्वेसर के नाम से जानते हैं। तो क्वेसर क्या होता है ना कि बहुत तेजी से चक्कर लगाने लगता है अंतरिक्ष में, ब्रह्मांड में, स्पेस में बहुत तेजी से घनघन घनघन घूमने लगता है, बहुत तेजी से ये चक्कर लगाता है, स्पिन बहुत तेज करता है और चमकता भी बहुत ज्यादा है, तो इसको कहते हैं क्वेसर। बीच वाला भाग न्यूट्रॉन तारा, अगर ये कुछ नहीं बना तो एक्सप्लोजन इतना तगड़ा होता है ना कि सारा पदार्थ संकुचित हो जाता है और वो बन जाता है ब्लैक होल। फिर वो अपने ग्रेविटेशनल फोर्स उसका इतना ज्यादा हो जाता है कि सबको अपने अंदर वो खींच लेता है, तो न तो नेबुला बनेगा, न तो नया तारा, वो कुछ नहीं बनेगा, ठीक है, ब्लैक होल बन जाएगा, वो सब अपने अंदर खींचना चालू कर देगा, ठीक है। तो ये है तारों का जीवन काल। उम्मीद है कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं कि कभी कभी कुछ चीजें ऐसी होती है, जिस तारों की मैं चीज आपको बता देता हूं कि हमारे सूर्य का क्या होगा। प्रश्न ये है कि क्या हमारा सूर्य भी ऐसा होगा, क्या हमारा सूर्य ब्लैक होल बन जाएगा, या हमारा सूर्य क्या मर जाएगा। तो देखिए, ये डिपेंड करता है तारों की साइज के आकार पे, कि तारों की साइज क्या है, जो स्टार है ना उनकी साइज क्या है। तो तारों को तीन भागों में बांटा जाता है, एक होते हैं छोटे तारे, एक होते हैं मध्यम तारे और एक होते हैं बड़े तारे। तो हमारा जो सूर्य है वह बिल्कुल ही स्मॉल है, हमारा सूर्य, हमारा तारा क्या है, बिल्कुल छोटा तारा है। और जो छोटे तारे होते हैं वो व्हाइट ड्वार्फ बनते हैं, यानी कि इनका केंद्रीय भाग बहुत छोटा बचता है, बहुत बड़ा बचता ही नहीं है, साइज उनकी छोटी होती है। किससे? तो इस बात को सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने बताया था, कहा था कि देखिए भाई, अगर 1.44 से चंद्रशेखर लिमिट है, चंद्रशेखर सीमा है, इससे इसका जो द्रव्यमान है, मास है, कम हुआ, छोटा हुआ तो व्हाइट डॉर्फ बनेगा, कम है तो व्हाइट डॉर्फ, और इससे अगर ज्यादा बचा रहा, ज्यादा, तो वो सुपरनोवा एक्सप्लोजन होगा उसमें, ठीक है। तो 1.4 से अगर कम है तो श्वेत वामन बनेगा, और हमारा सूर्य 1.44 से कम होगा, ऐसा आकलन किया गया है कि हमारा सूर्य तो भी बहुत छोटा है, ठीक है। तो हमारा सूर्य ब्लैक होल नहीं बनने वाला है, चिंता मत करिएगा, आप लोग कहीं नहीं जाने वाले हैं हम। लेकिन सूर्य, हमारे सौरमंडल में एनर्जी का जो स्रोत है, हीट का, उष्मा का जो स्रोत है वो सूर्य है। तो सूर्य में जब ईंधन खत्म हो जाएगा, वो व्हाइट बन जाएगा या लाल ही बन जाएगा, तो बहुत दिक्कत आने लगेगी, ठीक है। तब तक इंसान दूसरे ग्रह पर चला जाएगा, आप तो नहीं, हम तो नहीं जाएंगे, लेकिन आने वाली पीढ़ियां क्या करेंगी, इतनी विकसित हो चुकी होंगी कि तब तक वो दूसरा प्लेनेट ढूंढ लेंगी, ठीक है। और ऐसा अनुमान है कि पृथ्वी पर कोई फिर रहेगा नहीं, क्योंकि पृथ्वी के रहने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है भाई। पृथ्वी हमारे किस जोन में है, देखिए ये भी एक चीज मैं आपको बताता हूँ, पृथ्वी हमारी गोल्डी लॉक जोन में है, ठीक है। जैसे अगर यह सूर्य है तो यहाँ से पृथ्वी ऐसे जोन में है जिसको कहते हैं गोल्डी लॉक जोन, गोल्डी लॉक जोन कहते हैं, जहां पर सूर्य से प्रकाश और सूर्य से उष्मा पर्याप्त मात्रा में पहुंचती है। पर्याप्त का मतलब कि न तो ज्यादा न तो कम, यानी कि जितनी जरूरत है उतनी पहुंचती है। तो अगर कोई भी प्लेनेट गोल्डी लॉक जोन में होता है तो उस पर जीवन संभव होता है। तो हमारी पृथ्वी क्या है, हैबिटेबल है, यानी कि गोल्डी लॉक जोन में है, सूर्य से इतनी दूरी पर है कि पर्याप्त उष्मा और पर्याप्त प्रकाश मिलता है। तो इंसान बाद में क्या करेंगे, फिर ऐसे गोल्डी लॉक जोन की खोज करेंगे, ऐसे तारों के, ऐसे प्लेनेट की खोज करेंगे
ठीक है, जो रहने लायक हो और वहां पर वो शिफ्ट हो जाएंगे। हालांकि यह प्रक्रिया लाखों करोड़ों सालों में होती है, पता नहीं कितनी पीढ़ियां बीत जाएंगी, नहीं पता, क्योंकि हमारा सूर्य अभी युवा अवस्था में है, अभी तो तुरंत तुरंत जवान हुआ है। ठीक है, तो बुढ़ाएगा मरेगा कब, तो बात की बात है। क्लियर है, तो हमारा सूर्य गोल्डी लॉग जोन में है। ठीक है, चलिए, तो ये कहानी हो गई। जो तारे 1.44 के 3 गुना होते हैं वो मध्यम कहे जाते हैं, और जो तो तारे 1.44 के 3 गुना से ज्यादा होते हैं वो बड़े तारे कहे जाते हैं, वो तो भयानक वाले ब्लैक होल बनते हैं भाई। ठीक है, जो 1.44 से कम होंगे, जैसे हमारा सूर्य, वो मृत हो जाएगा, व्हाइट ड्वार्फ बनेगा, कृष्ण बनेगा, मर जाएगा। 1.44 के 3 गुना होंगे, उसमें सुपरनोवा एक्सप्लोजन होगा, उससे नए तारे बनेंगे, और यहाँ से कंडीशन फिर हो सकती है कि ब्लैक होल बने, हो सकती है कि बने। लेकिन जो 1.44 के 3 गुना से भी ज्यादा होते हैं, ठीक है, वो तो ब्लैक होल बनते हैं, ऐसा अनुमानित किया जाता है। क्लियर, तो ये चीज आपको हो गई। ठीक है, गोल्डी लॉक जोन में है। अब हम बात करते हैं हमारे सूर्य से संबंधित कुछ चीजों की। हमारा जो सूर्य है ना, थोड़ा सा हम उसको बताने का प्रयास करेंगे कि हमारे जो सूर्य का जो सबसे अंदर वाला भाग है, क्वेश्चन पूछ लेता है यहाँ से, उसको बोलते हैं फोटोस्फेयर। फोटोस्फेयर आप नोट करते चलिएगा साथ में। ठीक है, उसको बोलते हैं फोटोस्फेयर। ठीक है, उसके बाहर वाला भाग है क्रोमोस्फेयर, और सबसे बाहर वाला भाग है क्रीट, इसको बोलते हैं कोरोना। तो 3 चीजें याद रखिएगा। सबसे बीच वाला कोर पूछ लेता है। ठीक है, जो सूर्य का अंदर वाला भाग है, ठीक है, उसको बोल, जहां पर 2 करोड़ डिग्री सेल्सियस का तापमान है, उसको बोलते हैं कोर। उसके ठीक बाहर फोटोस्फेयर है। ठीक है, जो कि कोर आपका विकिरण मंडल में है, रेडिएशन जोन में है, जबकि फोटोस्फेयर, क्रोमोस्फेयर और कोरोना, ये तीनों जो है कि आपका कन्वेक्शन जोन में है, यानी कि संवहन मंडल में है। ठीक है, तो फोटोस्फेयर से, है ना, फोटोस्फेयर क्या है, प्रकाश मंडल है। सूर्य से पूरा प्रकाश यही इसी क्षेत्र से निकलता है। वर्ण मंडल जो कलर इसको प्रदान करता है, वो वर्ण मंडल क्रोमोस्फेयर है, जो फोटोस्फेयर के बाहर होता है, और सबसे बाहर होता है क्रीट या कोरोना। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ लेता है कि बताइए, जब सूर्य ग्रहण लगता है तो हमें सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है। ठीक है, तो स्पष्ट रूप से हम उस समय कोरोना को देख पाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं। इसके बाद एक वीडियो पहले से ही सौर मंडल पर अपलोड है, आप उसको जा करके देख लीजिएगा। हमने उसमें ग्रहों के बारे में और बाकी सूर्य से संबंधित दूसरी चीज़ों की भी नॉलेज हमने दी है। सोलर सिस्टम का वो दूसरा पार्ट है। क्लियर, तो उम्मीद है कि चीज़ आपको समझ में आई होगी। समझ में आई है, अगर चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और आपके कोई भी डाउट्स हैं हमसे पूछने के लिए, डायरेक्ट हमसे जुड़ने के लिए, हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे देंगे, ग्रुप का लिंक दे देंगे। आप डायरेक्ट वहाँ मैसेज करके हमसे अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं।